अध्याय 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे, खुश क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए, वोट के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत साल पहले लोग शासक कैसे बने, हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी कि लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, बुलाया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, यानी समाप्ति किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। युद्ध, तो इसमें से आपका कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, कमेंट में दीजिएगा आंसर। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान यानी पूजा पाठ करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर होता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उनके लिए उपहार यानी गिफ्ट लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, यानी कि छुआछूत का बीमारी था उस टाइम भी शूद्र से, ठीक है ना। तो उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। किसे? शूद्र को लोग नीचा मानते थे। इस यज्ञ में उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वह कौन कौन से वर्ग शामिल थे। वर्ण। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अथवा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक या व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों पढ़ने का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों का अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को जलाने या दफनाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क में कोई भी होता था तो
उसे अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से सर्वश्रेष्ठ मानते थे, तो कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का भी प्रभाव बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? जनपद। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों का राजा माने जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जनपद मतलब लोगों की बसने की जगह जनपद कहलाया। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में पृष्ठ 57 यानी पेज 57 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविद ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 4 में नहीं है? लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आम तौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृति के रूप में हैं। चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। चित्रित धूसर पात्र में थालियाँ और कटोरियाँ के चित्र मिले हैं। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानी में किलेबंदी की व्यवस्था की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि। मानचित्र 4 को देखिए। महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर इसमें दर्शाए गए हैं। रेखा चित्र पैमाना नहीं दिया गया है। जैसे देखिए नीचे में क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी, वही मैप है जो आज का मानचित्र है हम लोग का। तो इसी में देख लीजिए आप लोग खुद से। प्रभावशाली दीवार पर खड़ी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उससे क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों के लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के, पृष्ठ 92 पर यह चित्र दिखाया गया है। आहत सिक्के के रूप में होता था भुगतान। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 यानी चैप्टर 9 में पढ़ोगे सिक्कों के बारे में। अभी तो ये अध्याय से ये बहुत दूर अध्याय है। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर बताइए। महाजनपदों के जो राजा थे ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? कोई 2 अंतर बताइए। कौशाम्बी किले की दीवार चित्र में दिखाया गया है। कौशाम्बी किले की दीवार, यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवारें का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ। कितने साल पहले? 2500 साल पहले। कर
महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण कर थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्रायः उपज का 1/6 भाग यानी 6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रमिक के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। फिर पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल में से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास-दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकार करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? सूक्ष्म निरीक्षण। मगध। मानचित्र 4 में मगध को ढूंढिए। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी हैं। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक, बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, जिसे आधुनिक में राजगीर कहा जाता है, बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्रा, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। अब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? इन सेनाओं जो अभी पढ़ रहे हो तुम और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? क्या डिफरेंस दिखाई देता है? कमेंट में आंसर कीजिए। आप लोग कमेंट में क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, तो बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं उनको आप लोग सब्सक्राइब भी करते, लाइक भी करते हैं, और मैं स्टार्ट की हूँ तो आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि इसमें मेहनत नहीं लगता है, मेहनत बहुत लगता है। और आंसर दीजिएगा आप लोग तो मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करूँगी। वज्जी, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना और किस
तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। गण शब्द का प्रयोग गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा। वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्धिक ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। अजातशत्रु या वज्र संघ। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वज्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र आय नियमित रूप से होती है। आप खुद पढ़ लीजिए। और वज्री महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों और गांव में चैत्य का रख रखाव करेंगे। ये सब आप पढ़ लीजिए रेड लाइन, ठीक है, खुद भी पढ़िए, ठीक है ना, नहीं तो नींद आने लगेगा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम 11 अध्याय में पढ़ोगे। अन्यत्र अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। ये खुद पढ़ लीजिए आप। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आप लोग एक बात बताइए कि जितना भी अभी तक 4-5 चैप्टर हुआ उसका क्वेश्चन आंसर चाहिए आप लोग को सब साथ में। तो मैं एक कॉपी पे सबका क्वेश्चन आंसर लिख करके बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे आप लोग को रीडिंग तो हो ही रहा है साथ में और क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बीच बीच में मैं इसलिए छोड़ती हूँ थोड़ा सा पेज को कि ताकि नींद ना आए और हमें भी समझ में आए कि हाँ स्टडी हो रहा है। तो कमेंट नाउ कि आप लोग को क्वेश्चन आंसर चाहिए जितने भी, मतलब ऐसे तो मतलब हिस्ट्री में 10-11 चैप्टर हैं, 10-11 अध्याय हैं, तो ये सारा मतलब क्वेश्चन प्रोवाइड होगा, ठीक है। और मैं खुद से कॉपी पेन लेकर के खुद से मतलब बना करके भेजूँगी, कोई PDF नहीं होगा कहीं से भी। तो बस कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितना ज़्यादा लाइक्स होगा तभी आ पाएगा। ये देखिए, यही क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना। हर वीडियो में क्वेश्चन को ज़रूर पेस्ट कर देती हूँ मैं साथ में, इसको कट नहीं करती हूँ इसलिए ताकि इसको पढ़िए आप। अगर बनाना चाहें तो बनाइए और नहीं तो मैं तो फिर इस पर वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूँगी। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। कभी कोई अभी तक कितना क्वेश्चन पूछी हूँ मैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। कासा कैसे बना था, किस चीज़ से मिलकर के बना था, कभी आप लोग आंसर नहीं दिए। पढ़ लोगे तो मेरा फ़ायदा होगा क्या, नहीं ना। चलिए, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।